हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं और आपको पता है ये हमारा जो टाइम लाइन स्टार्ट हुआ है उसका पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। जो प्लानिंग के हिसाब से फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर का नाम है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट सोर्स क्या क्या यूज कर रहा हूँ, सिर्फ लूसेंट नहीं यूज कर रहा हूँ। देखो, लूसेंट के अलावा कुछ चीज़ें कमी हो रही है इसमें, तो मैं उसे लक्ष्मीकांत का यूज कर रहा हूँ। कुछ एनसीईआरटी के भी टॉपिक्स में डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका लूसेंट के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। लेकिन लेकिन जो लूसेंट में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा उसके लिए तो यूज करना ही पड़ेगा ना भाई। क्लियर है ना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कवरेज ऑफ दिस टॉपिक, एनी टॉपिक। क्लियर है ना? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बता दूं कि क्या क्या हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे प्लानिंग आपको देख चुके हैं, आप प्लानिंग आपको पता है। और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पे। और आपको उसका नाम है जोन एनसीईआरटी, मेरे लिंक का। और डैश 5571 लिंक होगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी हो तो इस नंबर पे मैसेज करो। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना है, या आप कुछ भी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट के बारे में बहुत बेसिक चीज़ है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, कि इंडिया का फंडामेंटल राइट है, लॉ है। मतलब इससे इतना बेसिक राइट सब इंसान को तो मिलना ही चाहिए। फंडामेंटल राइट एक्चुअली राइट देता है नॉर्मल पीपल को, नॉर्मल इंसान को। अगर इंसान के पास राइट नहीं मिलेगा तो जो स्टेट होती है इंसान पे दबाव डाल के इंसान से कुछ भी करवा सकती है, इंसान के अगेंस्ट में जा सकती है। क्योंकि स्टेट जो होती है, स्टेट का मतलब है, हम बात करते हैं सेंटर की, बात करते हैं सेंटर। या स्टेट का डेफिनेशन बहुत बड़ा होता है, मैं स्टेट का डेफिनेशन समझ, अभी समझ लीजिए कोई सरकार है एग्जाम्पल के लिए। क्लियर है ना? कोई लेजिस्लेटर बॉडी है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, उनके पास आर्मी है, सब पावर है। तो आम लोग पे तो आराम से बहुत सारे पावर एक्सेस कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं आम आदमी पे। तो आम आदमी के पास कोई ऐसा राइट तो होना चाहिए ना कि इस सब से बचा जा सके। तो वही राइट है फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है कि पार्ट 3 में मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल ओरिजिनल में 22 पार्ट था, अभी 25 पार्ट हो गया है। क्लियर? 25 ऐसा नहीं कि 23, 24, 25 वन नहीं, बीच बीच में ऐड है। जैसे 4A बीच में ऐड हुआ, 14A बीच में ऐड हुआ। 14 कैसे हुआ? XIV ना। 14A बीच में और भी ऐड हुआ, जैसे 9A 9B ऐड हुआ, बीच में से एक हटा भी, जैसे 7 वाला बीच से हटा भी। क्लियर है ना? तो इस तरह टोटल 24 हो गया। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूनियन एंड टेरिटरी और सिटीजनशिप। आर्टिकल टोटल इसमें है 12 to 35। कुछ आर्टिकल, एक आर्टिकल बीच से हटाया भी गया है, जो प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट का दर्जा देता था, वो हटा दिया गया। अब वो नॉर्मल राइट है, लीगल राइट है। अब ध्यान देना, फंडामेंटल राइट को एक सुप्रीम कोर्ट के केस में फंडामेंटल राइट को कॉर्नर स्टोन बोला गया है, कि इतना इंपॉर्टेंट है ये कि कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। एक केस था सज्जन सिंह केस में। क्लियर? ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, देना है बस आप ध्यान रखिए, कॉर्नर स्टोन बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट, और पार्ट 4 जो कि है डीपीएसपी, इन दोनों को मिला के बोला गया कि ये दोनों मिलके तो कॉन्साइंस है हमारे संविधान का। क्लियर है ना? कॉन्साइंस है हमारे संविधान का। हमारे संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट है, चेतना है, मतलब दिल है, एक चीज़ से बोल सकते हैं। मतलब इसके बिना हम फील ही नहीं कर सकते संविधान का। क्लियर? तो सबसे पहले फीचर्स क्या क्या, सबसे पहले हम देख लिए ना कि ये बेसिक राइट है जो सारे इंसान को मिलता है, सबको मिलता है। इवन सिटीजनशिप के अलावे जो इवन एलियंस होते हैं, दूसरे देश के होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल राइट उनको भी मिलते हैं भाई। सारे ऐसा नहीं कि सिटीजन को जो मिले सारे के सारे इनको मिल गए, नहीं। जैसे 15, 16, 19, 29, 30 है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। लेकिन इसके अलावे जो भी है वो सारे एलियन को मिलेंगे। क्लियर है ना? एक राइट ऐसे है जो इनेमी एलियन को नहीं मिलते हैं, जैसे आर्टिकल 22 इनको नहीं मिलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल फ्रेंडली एलियंस होंगे उसको आर्टिकल 22 भी मिलेगा। क्लियर? बस इतना डिफरेंट है। आर्टिकल 22 फ्रेंडली को मिलता है और इनेमी एलियन को नहीं मिलता है, ध्यान रखिए बस। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? इंडियन सिटीजन को। ये हम आगे डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा क्या क्या है। क्लियर?
और फीचर्स देखेंगे, फीचर्स हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एब्सोल्यूट है, नहीं भाई, आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, सरकार इसमें बदलाव कर सकते हैं। किस सिचुएशन में? इमरजेंसी सिचुएशन में बदलाव कर सकती है, और भी सिचुएशन में कोई डीपीएसपी लागू करना हो, जैसे 39B या 39C लागू करना होता है तो हम इसमें चेंज कर देते हैं। जब मार्शियल लॉ लगता है तब चेंज कर देते हैं। आर्मी वगैरह के लिए सारे फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं होते, क्लियर ना? तो नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंटल राइट को आप ऐसा नहीं बोलो कि भाई इसमें कोई भी छेड़छाड़ ना करे, इसमें बदलाव नहीं हो, ऐसा नहीं है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। और एक और चीज़, सम ऑफ देम आर निगेटिव कैरेक्टर। निगेटिव का मतलब है ये स्टेट पे दबाव डालता है, स्टेट पे दबाव डालता है कि आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो। ऐसा बोला है ना कि स्टेट कभी भी दो लोगों के बीच धर्म के बेसिस पे, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस में, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हो, किसी बंदे को गवर्नमेंट ये कह के नहीं छाप सकती कि आप किसी रेस, पर्टिकुलर रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बंदे हो, क्लियर है ना? आप इस रिलीजन के बंदे हो, आपको जॉब नहीं देंगे। सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे नहीं छाटा जा सकता, क्या? सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं छाटा जा सकता, क्लियर है? सिर्फ सेक्स के बेसिस पे नहीं छाटा जा सकता, नहीं। तो यानी जो गवर्नमेंट जॉब लेती है वो भी तो स्टेट है के डेफिनेशन में आती है। स्टेट का डेफिनेशन मैं बताऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मल पॉजिटिव इन कैरेक्टर है, जैसे स्टेट क्या काम करेगा? राइट टू एजुकेशन को प्रमोट करेगा, ये पॉजिटिव है ना, कि स्टेट ऐसा करना चाहिए, स्टेट को बहुत अच्छा काम कर रहा है। थर्ड क्या है? जस्टिसिएबल है। अगर भाई आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, स्टेट आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्लियर ना? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसके बाद क्या करेगी? रिट जारी करेगी, क्लियर है? अब उसका सम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बाय सम, डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है तो मतलब ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जिसके लिए पार्लियामेंट को कानून बना पड़ेगा। और ध्यान देना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कानून नहीं बना पाएगा। भाई कैसे कानून बना पाएगा? कौन से स्टेट लेजिस्लेचर को इतना हम पावर देंगे, है ना? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई कानून बनाएगा तो यूनिफॉर्मिटी नहीं ना आएगी, क्लियर है ना? क्योंकि पूरे देश में हमें फंडामेंटल राइट पूरे देश में लागू करना है ना, और हमने कहाँ से लिया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया से लिया, क्लियर? अब देखो, इसको मैग्ना कार्टा, जो यूएसए का जो मैग्ना कार्टा है वहाँ से हमने लिए, इसको हम भी मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और फंडामेंटल राइट इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते किसी एक डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, क्लियर है ना? रेस, रिलीजन, देखो, और कोई बंदा जे अरेस्ट हुआ है तो उसका फंडामेंटल राइट तो आप छीन ही रहो ना, उसको तो छीनना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि लेकिन बेसिस क्या है? क्या बेसिस रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ है? नहीं भाई, नहीं, क्लियर है ना? अब देखो, दे अपहोल्ड इक्वालिटी ऑफ टू लॉ। ऑब्वियसली इक्वालिटी सब में लाता है, क्योंकि पता है सब पे यही लग रहा है, चाहे वो धनी गरीब हो, ये लोगों की डिग्निटी को अपहेल्ड करता है, क्लियर? उसके बाद एज वेल एज पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही है, यूनिटी ऑफ द नेशन के लिए सही है। नहीं तो अगर क्या होगा, स्टेट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, स्टेट पब्लिक पे दबाव बना रही है किसी चीज़ के लिए, स्टेट को जो मन करता है वो करती है, किसी को मन करता है मार देती है। तो एक दिन ऐसा होगा ना कि लोग विद्रोह करने लगेंगे, तो हमारे यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचेगा ना, पहुंचेगा ऑब्वियसली। फंडामेंटल राइट क्या प्रमोट करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करता है, और क्योंकि स्टेट पे लिमिटेशन लगाता है। लेकिन डीपीएसपी कौन सा प्रमोट करता है? सोशल एंड इकोनॉमिक। लोगों के पास देखो, इसमें ये बस लोगों को बराबर कर रहा है, स्टेट के सामने लोगों को बराबर कर रहा है, लेकिन ये करेगा क्या? लोगों का इकोनॉमिक अपहेल्डमेंट करेगा, क्योंकि पुअर को जॉब दो, ऐसी ऐसी बातें, पुअर को जॉब दो। सोशल ऐसे हो सकता है कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, तो सोशल अपहेल्ड करना है ना डीपीएसपी का मदद से। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट कौन सी डेमोक्रेसी लाती है, पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक? तो आप बोलोगे पॉलिटिकल। पूछेगा डीपीएसपी कौन सी लाती है, तो सोशल एंड इकोनॉमिक। अब कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। कंफ्यूज मत होना, कुछ भी डाउट हो सीधा आप कमेंट में पूछो, और नेक्स्ट क्लास होने तक पूछो, क्योंकि मैं फिर नेक्स्ट क्लास में ये पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस कर दूंगा, क्लियर? अगर आप लेट भी पूछते हो तो जब भी मैं देखूंगा, तो जब मैं नया क्लास लूँगा तो उसके 5 मिनट पहले मैं बता दूंगा, मैं कोई भी डाउट छोड़ना नहीं चाहता आपका, क्लियर?
अब एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, ऐसा कोई परमानेंट नहीं है और ऐसा कोई पवित्र नहीं है जो इसमें मतलब बदलाव नहीं हो सकता। पार्लियामेंट इवन कर्टेल भी कर सकती है, जैसे इमरजेंसी के सिचुएशन में कर्टेल करती है, इवन रिपील भी कर सकती है, बदलाव भी कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सीधा पार्लियामेंट बोले कि ऑर्डिनरी अमेंडमेंट ले आते हैं, फंडामेंटल राइट को बदलाव कर देते, नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के बदलाव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के आप फंडामेंटल राइट में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन कितना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर कभी हटना नहीं चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर को बिना वायलेट किए ही आप कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया भाई, केशवानंद भारती केस में आया 1973 में। क्लियर है ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर बनाए, ये हम डिस्कस करेंगे जब बेसिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। और एक तो पता है समर अप्लीकेबल, हाँ ये तो मैंने बता दिया है कि कुछ सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए अप्लीकेबल है और बाकी सारा जैसे 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल है ना। क्लियर, ये आर्टिकल सारा ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, और ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड है, और ये दोनों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से रिलेटेड है माइनॉरिटी के। तो ये सब इंडियन के लिए, लेकिन बाकी सारे के लिए है, चाहे फॉरेनर हो तो और इंडियन हो तो। एक और चीज़, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, लेकिन ध्यान देना इमरजेंसी के सिचुएशन में, एक सेकंड, इमरजेंसी के सिचुएशन में सिंपल 2 आर्टिकल कभी नहीं हटाया जा सकता, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दोनों कभी नहीं हटाया जा सकता। ध्यान देना, जैसे ही देखो अब ये 2 आर्टिकल दिया हुआ है, एक है आर्टिकल 358, एक 359, मैं बस 1 मिनट के लिए बता दे रहा हूँ। 358, 359, 358 में दिया है कि जैसे ही इमरजेंसी आया 19 भागा, जैसे ही आर्टिकल 358 आया, यानी जैसे ही इमरजेंसी आया 358 बोलता है कि भाई जैसे ही इमरजेंसी आया 19 भागा। 19 के लिए सरकार को कोई भी लागू करने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कानून बनाने की ज़रूरत नहीं कि हो 19 को हटा देते हैं। लेकिन 359 क्या बोलता है, 359 बोलता है कि सरकार चाहे तो बाकी फंडामेंटल राइट को हटा सकती है कानून बना के, एक्सेप्ट 20 एंड 21, उसको तो छूना भी मत, 20 और 21 को छूना भी मत। क्लियर। अब जो एक्सेप्शन है ना वो मैं बाद में बताऊंगा जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो एक्सेप्शन है। क्लियर। तो अब हम 2 आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 किसका डेफिनेशन देता है, आर्टिकल 12 देता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन द टर्म स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 3। ध्यान देना, सिंपल बोला कि ये स्टेट का जो डेफिनेशन है वो पार्ट 3 के लिए ही सिर्फ है, इसके अलावे डेफिनेशन कहीं काम नहीं आएगा। लेकिन आपको पता है जब पार्ट 4 में जाते हैं तो फिर यही बोल देते हैं कि पार्ट 4 में जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36, उसमें जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है आप सीधा जाइए ना वहीं से ले लीजिएगा, पार्ट 3 वाले से ही ले लीजिएगा। क्लियर। तो स्टेट का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले गवर्नमेंट या पार्लियामेंट। क्लियर है ना, गवर्नमेंट भी हो सकता है, पार्लियामेंट भी हो सकता है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, दोनों, यानी मंत्री, पार्लियामेंट कोई भी करे। सिंपल, अगर ये सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं, स्टेट लेवल की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है और लेजिस्लेटिव बॉडी है, दोनों स्टेट के डेफिनेशन में आती है। इवन लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनसिपालिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सब आती है स्टेट के डेफिनेशन में। या और भी कोई अथॉरिटी, चाहे स्टैट्यूटरी बॉडी हो, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो, जैसे LIC, ONGC, सेल, ये सारे आते हैं स्टेट के डेफिनेशन में। और एक और चीज़, गवर्नमेंट एट इट्स एजेंसी चैलेंज इन कोर्ट ऑन वायलेंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट या उसकी कोई भी एजेंसी, इसमें से कोई भी, ध्यान देना, कोई भी बॉडी अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है तो पर्टिकुलर इंसान जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। क्लियर। और सुप्रीम कोर्ट फिर रिट फाइल करेगी आर्टिकल 32 के हिसाब से, और 32 भी इवन फंडामेंटल राइट है, यानी कोई बंदा 32 भी फंडामेंटल राइट है, यानी कोई बंदा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास,
सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को रिट फाइल करना भी फंडामेंटल राइट है। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना, उस पर फैसला सुनाना भी एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन हाई कोर्ट मना कर सकता है। हाई कोर्ट वाला जो 226 है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, हाई कोर्ट मना कर सकता है। क्लियर? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बोला कि कोई प्राइवेट बॉडी या एजेंसी, ध्यान देना, काम करता है गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट कोई ऑफिस बनवा रही है ना, तो ऑफिस में मतलब वो एज ए कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई बिजनेस संभाल रहा है, तो भाई ये भी बंदा स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। देख रहे हो आप? ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का कोई बंदा बिल्डिंग बना रहा है और उसको स्टेट के डेफिनेशन से बाहर रखते, नहीं, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐड ऑन किया। क्लियर ना? क्या क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, कोई भी स्टैच्यूटरी, नॉन स्टैच्यूटरी, और ये तो होगा ही होगा और ये भी होगा। क्लियर? अब कुछ ऐसा है 13 में ऐसा लिखा ना, 13 में ऐसा लिखा है कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून अगर सरकार बनाएगी या स्टेट बनाएगी, अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होता है, ध्यान देना, फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होता है, तो उस लॉ को अगर कोई कानून बनाया जाता है, चाहे वो स्टेट के द्वारा हो या सेंटर के द्वारा हो, या मान लो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्डिनेंस लाया गया इवन प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा, लेकिन ये सब अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है, तो इस कानून को हटा दिया जाएगा, इस कानून को दर्जा दिया जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल का, और इस कानून को नल एंड वॉइड का दर्जा दे दिया जाएगा कि ये कानून किसी काम का नहीं, इसको भगाओ। क्लियर? यानी जो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर मिला है, यहीं से मिला है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 से, हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 से। तो सुप्रीम कोर्ट को जो पावर मिला है वो भी क्या है? फंडामेंटल राइट है। क्लियर? एक और चीज, आर्टिकल 30 डिक्लेयर करता है, क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट लॉ, हेंस नॉट चैलेंज। लेकिन देखो यहाँ पे हुआ क्या, एक केस आया था, एक मतलब कि जब मैं आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में कुछ केस बताऊंगा ना, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा ये वाला टर्म। हुआ क्या था कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच बार बार भिड़ंत चल रही थी, तो पार्लियामेंट ने एक डिसीजन दे दिया। उस डिसीजन ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक कानून नहीं है, एक लॉ नहीं है, इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए अगर ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हम फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड करार नहीं देगी, क्योंकि ये लॉ ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले दिया हुआ ना कि कोई लॉ इनकंसिस्टेंट होता फंडामेंटल राइट से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लॉ ही नहीं मान रही थी पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने केबीसी केशवानंद भारती केस में चैलेंज किया कि भाई आप कुछ भी चेंज कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो मैं बीच में आऊँगा, आपके उस सारे लॉ को मैं नल एंड वॉइड करार दे दूंगा जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करता है। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो लॉ के डेफिनेशन में कौन कौन आता है, एक तो परमानेंट लॉ आती है, जो जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, ये परमानेंट लॉ के कैटेगरी में आता है। कोई भी स्टेट बनाती है, कोई भी पार्लियामेंट बनाती है, इसको हम परमानेंट लॉ बोलते हैं। टेम्पररी का मतलब ऑर्डिनेंस, तो आपको पता है ऑर्डिनेंस कुछ 6 मंथ्स के लिए होता है, और उसके बाद अगर उस पर पार्लियामेंट कानून बना दे तो लागू रहेगा, ना तो उसका लैप्स हो जाता है। उसका स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है कि कोई जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेचर नहीं बनाया जाता, या ऑर्डर या बाईपास या रूल या रेगुलेशन या नोटिफिकेशन, ये भी कानून के दायरे में है। ऐसा नहीं कि कोई नोटिफिकेशन आप पास कर रहे हो और उसको फंडामेंटल राइट से वायलेशन करवा रहे हो, नहीं। इवन जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स से जो लेजिस्लेशन आते हैं, जैसे कस्टम वगैरह या कोई भी ऐसा कुछ होता है, मतलब तो भी वो लॉ के कैटेगरी में आएगा। देखो, तो यहाँ ओरिजिनल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में नहीं दिया था ना,
तो पार्लियामेंट इसका गलत इंटरप्रिटेशन कर रही थी। पार्लियामेंट बोल रहे थे कि मैं जब पार्लियामेंट में इसमें ओरिजिनल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहीं नहीं लिखा है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा ही देते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो भाई लॉ है ही नहीं। तो जब लॉ है ही नहीं तो काहे का लॉ और काहे इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट है ना। जब जो चीज़ आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप लॉ ही नहीं मानो, देखो कितना लोचा हो रहा है, क्लियर, कितना झोल कर दिए कि जो आप इनकंसिस्टेंट तब ना होगा जब आपका लॉ होगा। लेकिन पार्लियामेंट बोले थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ ही नहीं है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस लाया था, उसमें बोला कि हाँ पहले तो लॉ है, लेकिन उसके बाद में बोला कि कोई भी इवन फंडामेंटल राइट में आप कुछ भी चेंज करो हम चुप रहेंगे। लेकिन जैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हुआ तो हम चुप नहीं रहेंगे, क्लियर। अब जो फंडामेंटल राइट हम डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट पहले दिन इसको डिस्कस करेंगे 11 अक्टूबर, 12, 13, 14 और इसको एक साथ डिस्कस करेंगे 15, क्लियर। और जो एक्सेप्शन है ना इसके बाद ही डिस्कस कर लेंगे, इसी दिन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 और एक एक्सेप्शन जो 31A, 31B, 31C है, 34, 33, 34, 35 ये सब डिस्कस कर लेंगे एक ही दिन, क्लियर। और ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं फिर। चलिए, थैंक यू सो मच। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप दो चीज़ कर सकते हैं, ये शेयर कर सकते हैं और शेयर क्या हुआ, हाँ आप शेयर कर सकते हैं और आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो करिएगा, ताकि हम बहुत कुछ आउटसोर्स कर सकें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वीडियो हम दे सकें। चलिए मिलते हैं फिर आगे। चलिए, थैंक यू सो मच।